हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अनाउंस हियर दैट दिस चैनल इज़ मेड ओनली फॉर योर सर्विस। हियर आई प्रोवाइड वैल्यूएबल career guidance and counseling along with job and admission updates. So do subscribe my channel and hit the bell icon. सब्सक्राइब करने से आपके पॉकेट में कुछ नहीं चला जाएगा, ना मेरे पॉकेट में कुछ आएगा। बस मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम माय चैनल। आई विल प्रोवाइड यू राइट डायरेक्शन, सो स्टे कनेक्टेड विद मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हाथ में कुछ भी नहीं उठाना है अगर आप सब्सक्राइब करोगे। दोस्तों, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका नाम था कैरियर विद यूपीएससी। उसका ही पार्ट थर्ड मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे, आई विल शेयर लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसमें हमने पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कौन कौन से एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट करता है। पार्ट सेकंड में हमने यूपीएससी सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम जो होता है वो पूरा हमने एनालाइज किया। अब उसके बाद हमें जो पार्ट थर्ड है, आज का जो पार्ट थर्ड है इसमें हम डिस्कस कर लेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो यूपीएससी एवरी ईयर ट्वाइस कंडक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये साल में दो बार होता है लगभग। ये एक तो अप्रैल में होता है, दूसरा ये अक्टूबर में होता है, आई गेस सो। तो दो बार ही होता है। ठीक है दोस्तों, हम इसका जो यूपीएससी एनडीए का जो एग्ज़ाम है तो हम इसमें पहले एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एज के बाद एग्ज़ाम कितने पेपर्स होते हैं, कितने स्टेजेस का होता है। उसके बाद हम करेंगे स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन यानी सिलेबस क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, मिनिमम मार्क्स कितने लाने होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करें। उसके बाद हम पे स्केल डिस्कस करेंगे, प्रमोशन डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, ये सब कुछ जो भी यूपीएससी एनडीए का जो सब कुछ फैक्ट्स रिलेटेड हैं हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की है। एलिजिबिलिटी यानी नेशनलिटी आपको इंडियन होनी चाहिए, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ थी होगी तब भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, यानी रिफ्यूजीज़ 1962 के रिफ्यूजीज़ हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है एलिजिबिलिटी। दूसरी जो एज है, एज लिमिट क्या है इसमें, उन्होंने एज लिमिट इसमें है कि आपकी एज यानी 17.5 से 20 तक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो आपका जो मैरिटल स्टेटस होना चाहिए वो तो अनमेरिड ज़रूरी होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 17.5 के होंगे तो ओबियसली यू शुड बी अनमेरिड, देन ओनली यू कैन कंप्लीट द 4 years ऑफ ट्रेनिंग which includes both your academic as well as physical training, right? फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उनने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की है, यानी आपका 10+2 होना ज़रूरी है, 10+2 होना ज़रूरी है। तो इस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप यानी 12th का एग्ज़ाम अगर आपने अभी नहीं दिया होगा। दैट मीन्स अगर आपका एक रिज़ल्ट एसएसबी इंटरव्यू से पहले पहले आएगा, देन स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो ये हो गया इंडियन फॉर आर्मी विंग के लिए आपको 10+2 होना ज़रूरी है, चाहे आपका बी ये आर्ट्स सब्जेक्ट होगे या आपका साइंस सब्जेक्ट होगे, जो भी सब्जेक्ट होगे यू कैन अप्लाई फॉर इंडियन आर्मी विंग, राइट। तो फॉर एयरफोर्स एंड नेवी विंग आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इन आर्मी एज वेल एज एयरफोर्स एंड नेवी, राइट। तो उसके बाद जो भी अगर कैंडिडेट कोई अपीयर हुआ एग्ज़ाम 12th एग्ज़ाम में, ही आल्सो कैन अप्लाई, क्योंकि उसका रिज़ल्ट तब तक आएगा जब तक उसका इंटरव्यू होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा। सो ही कैन अप्लाई, राइट। तो उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो जब आपका एसएसबी का इंटरव्यू होगा एट दैट टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें
जो डिफेंस का पोस्ट है इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स होना ज़रूरी है, यानी आप फिज़िकली फिटनेस होनी चाहिए आपकी फिज़िकली, यानी रनिंग आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे आपका रनिंग का टेस्ट नहीं किया जाएगा, बस मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो दौड़ सकता है वी कंसिडर हिम और हर एज फिज़िकली साउंड, राइट। तो आपके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, हाइट भी होनी चाहिए, चेस्ट वेट वगैरह एज पर द प्रपोर्शनेट ऑफ हाइट योर वेट विल बी काउंटेड, राइट। तो उसके बाद आपका फ़ी होना चाहिए। फ़ी क्या है इसमें? फ़ी इसमें बस 100 रुपीज़ है। तो सर्टन कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड लाइक SC ST, या अगर आप आर्म्ड फोर्स के एक्स सर्विसमैन हो या वगैरह वगैरह, इन जो ये जो कैटेगरीज हैं उनके लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। तो यू कैन अप्लाई फ़ी ऑनलाइन SBI चालान थ्रू भी, और ऑनलाइन अगर आपके पास रुपी क्रेडिट कार्ड भी होगा उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो गया। अगर आप एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद उसमें एक मेरिट लिस्ट आएगा। तो मगर दोस्तों अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि NDA में इतने बस 33% मार्क्स लेने होते हैं, देन यू आर सपोज टू अपीयर इन द इंटरव्यू। बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि ये डिस्क्रिएशन है बोर्ड की कि वो कितने परसेंट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सेट करेगा या फिक्स करेगा। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि बोर्ड पे ही डिपेंड है कि कितने परसेंट, कभी वो 50% भी रखेंगे, 40 भी, 50 भी, 60 भी। इट डिपेंड्स, इट इज़ अ डिस्क्रिएशन ऑफ बोर्ड, राइट। तो आपका अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। वी विल डिस्कस पर्सनैलिटी टेस्ट एज वेल एज एग्ज़ाम। यहाँ पे मैं बस ये इसको इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूँ। आपका इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी टेस्ट होगी इंटरव्यू में, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका सब कुछ ये हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट भी हो गया, रिटन टेस्ट, तो अगर आप एयरफोर्स पायलट के लिए मतलब अगर आपने उसमें प्रेफरेंस दी, तो देन यू हैव टू अपीयर इन द CPSSC, यानी कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। तो ये क्वालिफाई करना इफ़ यू वांट टू बिकम ए पायलट इन एयरफोर्स। तो पायलट NDA के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें। तो पहला आपका है कि रिटन टेस्ट, दूसरा है कि ये इंटरव्यू टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने यानी इंटरव्यू का फर्स्ट स्टेज अगर आपने क्लियर किया, तो देन यू आर सपोज टू अपीयर इन द सेकंड स्टेज, जिसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होगा। तो उस स्टेज सेकंड में आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 10th के जो भी वो उस पर लिखा होगा। तो यू हैव टू प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो रिटन टेस्ट का जो मिनिमम क्वालिफाइंग पर जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे डिपेंड्स अपॉन द बोर्ड की डिस्क्रिप्शन है कितना क्या रखेगा। तो अगर आपने अब रिटन टेस्ट क्लियर किया तो आपका फिर इंटरव्यू है। इंटरव्यू भी हो गया। इंटरव्यू के बाद आपको अगर आपने एयरफोर्स पायलट के लिए आपने प्रेफरेंस रखी, देन यू हैव टू गो फॉर एडिशनल टेस्ट दैट इज़ कॉल्ड CPSS, ठीक है दोस्तों। CPSS हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हम अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस पे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। तो एग्ज़ाम में आपका मैथमेटिक्स का एक पेपर है, जनरल एबिलिटी का दूसरा पेपर है। यहाँ पे दोनों के दोनों पेपर दिए गए हैं। तो दोनों के दोनों पेपर यानी ए पेपर फर्स्ट जो होगा दैट इज़ 2.5 आवर्स का होगा, और दूसरा भी 2.5 आवर्स का होगा। जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा उसमें आपको 300 मार्क्स होंगे, और जो जनरल एबिलिटी का पेपर होगा उसमें 600, ठीक है दोस्तों। अब हम इस सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, प्लस आपके जो टोटल मार्क्स होगी इसके रिटर्न के आपको 600 प्लस 300 हो गए 900, और 900 आपको इंटरव्यू के हो गए 1800 टोटल। जो भी ये जो दो पेपर्स है आपके मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी के जो पेपर दो हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसमें आपके हिंदी का भी ऑप्शन मिलेगा और इंग्लिश का भी।
तो इस डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट लेवल। अगर आप इंग्लिश में दे सकते हो तो इंग्लिश में भी, अगर हिंदी, यानी पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में ही होगा। तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है 1/3 पेनल्टी, देयर विल बी पेनल्टी ऑफ 1/3। ठीक है दोस्तों। तो सिलेबस क्या है, अब हमने मैथमेटिक्स का पहला पेपर बोला कि जिसमें 300 मार्क्स हैं। तो इसमें सिलेबस कुछ यूँ है, मतलब जो आपने 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा तो वही आपका सिलेबस। अलजबरा जैसे आपके सेट्स आपने पढ़े होंगे, सेट्स, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस, ज्योमेट्रिकल, हार्मोनिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, तो ये इसमें होगा। तो उसके बाद आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, 12th का चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो उसके बाद आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब कुछ 11th 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा पेपर फर्स्ट, जिसमें 300 मार्क्स आपके होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो पेपर सेकंड में आपको 600 मार्क्स हैं, जिसको हम जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। उसमें 600, 2.5 घंटे का पेपर है। पेपर उसमें कुछ सेक्शन है आपको पेपर सेकंड में। पेपर पार्ट फर्स्ट में आपका इंग्लिश होगा, इंग्लिश इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स उसके 20 ही होगी। तो इंग्लिश में आपको क्या पूछा जाएगा, ग्रामर के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएगी, वोकैबुलरी कंप्रहेंशन, ये तो बेसिक, या सेंटेंस एरर होगा। तो उसमें पार्ट सेकंड में आपका जनरल नॉलेज आपके 400 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जर्नल साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, इतने सारे सेक्शन इसमें हैं। तो इसमें अच्छे से उन्होंने डिस्कस किया। यहाँ पे भी मैंने ये सब कुछ लिखा है। सेक्शन ए फिजिक्स में क्या क्या है आपका, जो भी 11th 12th में आपने मोशन पढ़ा है, वेट, डेंसिटी, इक्विलिब्रियम, ग्रेविटेशन, हीट पढ़ा है, लाइट, यानी सिंपल ये लाइट का ऑप्टिक्स का चैप्टर है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, जितना भी 11th 12th की फिजिक्स हैं, फिजिक्स का इतना सारा सिलेबस इसमें दिया गया है। केमिस्ट्री का भी सिंपल सेम है, मिक्सचर, कंपाउंड, कॉम्बिनेशन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये वैलेंसी। ऐसे ही जनरल साइंस में आपकी बायोलॉजी है। तो उसके बाद आपका सेक्शन डी है हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, आपका हिस्ट्री, जो हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की है। कुछ एडिशनल टॉपिक्स उन्हें यहाँ पे रखे हैं, लाइक वेयर प्लान्स ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन, वेलफेयर, और वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स रखे हैं। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी ये सिंपल, उसमें भी यही कुछ नहीं है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है, प्रेशर, प्लैनेटरी विंड, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन, नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल्स, पावर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है दोस्तों। तो सेक्शन एफ में आपको करंट इवेंट्स हैं, करंट इवेंट यानी करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि सेक्शन ए बी सी डी एफ विल कैरीज अप्रॉक्सीमेटली 25%, यानी इंग्लिश के 25%, 15% आपको फिजिक्स, जैसे हमने डिस्कस किया था उसके कुछ यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, 25%, 15%, 10%, इतने सारे वेटेज होगी इसमें, ठीक है। तो अब अगर आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया, देन यू आर सपोज टू अपीयर इन एसएसबी इंटरव्यू। आप एसएसबी इंटरव्यू की, जैसे हमने यूपीएससी सीडीएस में डिस्कस किया कि उसमें भी 2 स्टेजेस होते हैं, इसमें भी 2 स्टेजेस होते हैं। एसएसबी के 2 स्टेज होते हैं, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में आपका क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो स्टेज फर्स्ट आपका होगा उसमें कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ये कुछ नहीं है, बस आपके सामने एक पिक्चर दी जाएगी, पिक्चर में कुछ हिडन इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको उसके बारे में लिखना है, व्हाट दिस पिक्चर शोज, ठीक है दोस्तों। तो स्टेज सेकंड कंप्राइज इंटरव्यू, उसमें होगा आपका ग्रुप डिस्कशन भी होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होगा। तो ये जो टेस्ट होगा 4 दिन तक होगा। जिसका स्टेज फर्स्ट क्लियर होगा उसके बाद ही स्टेज सेकंड होगा। जो स्टेज फर्स्ट क्लियर करेगा वो स्टेज सेकंड के लिए आएगा, ठीक है दोस्तों।
तो पर्सनैलिटी टेस्ट अगर आपका ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे अगर आपका ये स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड क्लियर हो गया तो आप अगर आपकी प्रेफरेंस मिलिट्री होगी या आर्मी या नेवी तो एयरफोर्स होगी तो आपको बस आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अगर आपने पायलट के लिए प्रेफरेंस दी आपको एडिशनल टेस्ट देना होगा CCPPS हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड कुछ टेस्ट होता है पायलट के लिए। अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अगर आपने स्टेज फर्स्ट इंटरव्यू दोनों के दोनों स्टेजेस क्लियर किए, ये क्लियर नहीं हुआ तो आपकी सिलेक्शन मतलब कैंसिल नहीं होगी। बस आपको क्या करना है कि पायलट के लिए आपको सिलेक्शन नहीं होगी, आपको एयरफोर्स में ही सिलेक्शन होगी मगर एज ए ग्राउंड ऑफिसर, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका ये। तो उसमें अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो आपको कुछ पैसे रखने होंगे फाइनली। अगर जो भी ट्रेनिंग के लिए जाएगा तो उसको कुछ डिपॉजिट रखना होगा। डिपॉजिट क्या रखना है, पॉकेट अलाउंस, उसके कमीशन कमांडेंट के पास उसको कुछ डिपॉजिट रखना होगा, पॉकेट अलाउंस फॉर 5 मंथ्स, 5 मंथ्स के लिए, यानी 3000 पर मंथ हो गई टोटल 15, ठीक है। 15,000, 3000 पर मंथ हो गए। तो इस तरह क्लोथ्स के लिए भी कुछ रखना होगा उसको, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये इंश्योरेंस के लिए 7,200, क्लोथिंग आइटम्स के लिए 8,000, इंसिडेंटल एक्सपेंचर के लिए 7,000, टोटल उसको एटलीस्ट 60,000 वहाँ पे रखने होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेट्स फिर स्कॉलरशिप भी देते हैं, जिनकी स्कॉलरशिप मिलेगी उनको ये इतना सब कुछ रिफंड किया जाएगा, यानी पॉकेट अलाउंस 2,000, ये 400, ये 13,000, तो इनको ये रिफंड किया जाएगा जिनकी स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। अब सिलेक्शन होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होगी आपकी, जो ट्रेनिंग होगी प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग आपकी एकेडमिक प्लस जो फिजिकल होगी, फिजिकल ट्रेनिंग 3 साल तक होगी, 3 साल तक होगी, ठीक है। जो फर्स्ट 2.5 ईयर्स हर तीनों के लिए कॉमन होगी, यानी जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच, चाहे एयरफोर्स नेवी के होंगे, तो उनकी जो ट्रेनिंग होगी 2.5 ईयर्स तक सेम होगी, ठीक है। तो उसके बाद उनकी जो डिग्री आएगी वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से आएगी। अगर आर्मी के हो आप तो बीए, अगर आपका बीएससी होगा, यानी अगर आपने 10+2 मेडिकल पढ़ा है तो आपकी बीएससी डिग्री मिलेगी। अगर आपने आर्ट्स पढ़ा था तो आपको बीए डिग्री मिलेगी। तो नेवी और एयरफोर्स के मैंने आपको पहले ही बोला था, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स होना ज़रूरी है, तो ओबियसली उनका बीटेक दिया जाएगा फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो ये उनकी एकेडमिक ट्रेनिंग, यानी आप कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि अगर एनडीए क्लियर किया तो हमें डायरेक्ट ट्रेनिंग के बाद ही हम 1 साल तक ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद हमारी ड्यूटी होगी। नहीं, आपको एकेडमिक यानी आपको पूरा 2-4 साल तक आपको पढ़ना होगा, उसके बाद ही आपकी ड्यूटी होगी, ठीक है। ये एकेडमिक प्लस फिजिकल कोर्स है आपका। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होगी नेवी के, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी फिजिकल प्लस एकेडमिक के भी 4 साल तक, ठीक है। चार उनकी अलग अलग अपने जो एकेडमीज़ हैं, यहाँ पे आर्मी का तो देहरादून में है, इस तरह नेवी का भी शायद हैदराबाद में है, आदू का तो चेन्नई में है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो अगर आपने 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट की तो आपको सब लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स। अगर इसमें कुछ स्टिपेंड्स आपको मिल जाएंगे 56,000, यानी आपको स्टिपेंड्स मिल जाएंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था, आपको 5600 यानी 56 एटलीस्ट 60,000 आपको वहाँ पे रखने होंगे। तो वो कुछ मंथ्स के लिए रखने होंगे आपको, उसके बाद आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उसमें कुछ रैंक्स यूँ हैं, यानी लेफ्टिनेंट की रैंक आपको लेफ्टिनेंट कैप्टन मिलेगी, मेजर पहले साल में आपको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा, 2 साल के बाद आपको कैप्टन और 6 साल के बाद आपको मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट का कोलोनल एट्सेट्रा वगैरह।
तो प्रमोशंस मैंने आपको बोली थी पहले ही। तो दैट हियर आई एंड माय वीडियो, हियर आई एंड दिस वीडियो। ओरिजिनल नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हो देन जॉइन मी ऑन एफबी पेज एंड इंस्टा, लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग।